स्टूडेंट मैं अश्विन दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव डीएसई हिंदी भाषा का व्यवहारिक व्याकरण, यानी कि सेमेस्टर जो 5 है आपका, सेमेस्टर 5 के अंदर जो आपकी हिंदी दी गई है, तो उस हिंदी का जो आपका पहला लेसन है भाषा के ऊपर, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आपका बना हुआ है जिसमें कि आपको सिर्फ यही आंसर याद कर लेना है, जिससे कि अगर आपका इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूरे नंबर आप यहाँ पर ले सकते हैं, यानी कि आपको फुल मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि भाषा किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है, ठीक है, और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर देखो आंसर लिखा हुआ है कि मानव जिसकी सहायता से अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करता है वही भाषा है। तो देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई भी एक विचार है जो कि आपको किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना है, तो आप क्या किसका यूज करेंगे, आप भाषा का यूज करेंगे उस समय, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि मानव जिसकी सहायता से अपने भावों और विचारों को व्यक्त करता है वही भाषा है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए व्यक्ति जिन व्यस्त ध्वनि संकेतों को नित्य व्यवहार के लिए स्वीकार करता है उसको भाषा कहते हैं। भाषा विचारों को व्यक्त करने वाली ध्वनियों और वाक्यों का एक समूह होता है और सामान्य रूप से मानव मात्र की भाषा को भाषा कहा जाता है। भाषा एक सामाजिक क्रिया है। यह वक्ता और श्रोता दोनों के विचार विनिमय साधन है। विनय का मतलब होता है लेना देना एक दूसरे से, कि इस व्यक्ति ने कोई विचार इसको बोले और इस व्यक्ति ने कोई विचार इसको बोले, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, भाषा। और आपको जो है इसकी पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम जरा। अब सबसे पहले बताया गया कि भाषा की परिभाषा बताइए। तो भाषा की जो परिभाषा है वो क्या है। तो भाषा के संबंध में कुछ विद्वान हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं उन्होंने, क्योंकि देखो कभी भी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा दी गई परिभाषा कभी सिद्ध साबित नहीं होती। अनेकों विचारक हर शब्द के ऊपर जो है अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तो इसी प्रकार भाषा के ऊपर भी अनेकों विचारकों ने अपने विचार दिए हैं। सबसे पहले बाबूराम सक्सेना के अनुसार, यानी कि डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है और एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के विचारों, अनुभवों और संदर्भों को व्यक्त करती है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मानव या मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को ही भाषा कहते हैं। तो यानी कि जितने भी विचार एक दूसरे की तरफ से यहाँ से जाएंगे और आएंगे तो वो सब क्या कहलाएगा, वो आपका भाषा कहलाएगा, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो मंगलदेव शास्त्री जी ने क्या बोला है, मंगलदेव शास्त्री जी ने क्या बोला है कि जो भाषा है मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारण प्रयोगी शरीर के अवयव से वर्णात्मक तथा व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करता है। हमारा जो शरीर है वो उच्चारण उपयोगी, यानी कि हम आवाज निकालते हैं अपने मुंह से, तो इससे क्या होता है कि जो वर्णात्मक तरीके से जो हम जितने भी शब्द व्यक्त करते हैं, ठीक है, हम जितने भी ज्यादा जो है व्यक्त करते हैं, तो वही विचारों को व्यक्त करने को क्या कहते हैं, उसको भाषा बोलते हैं, ठीक है। भोलानाथ तिवारी, जो कि इनकी बहुत ही ज्यादा मतलब इसमें डेफिनेशन आपको मिलती है, ये जो इन्होंने बहुत ज्यादा अपना योगदान दिया है। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने क्या बोला है, भाषा उच्चारण अवयव से उच्चारित मूलतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचार का आदान प्रदान करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था अभी आपको कि दो व्यक्ति हैं और इनको कोई भी बात जो है इससे इधर और इसको इधर ले जानी है, तो इन दोनों के बीच में जो भी बातें हो रही हैं वो किसके आधार पर हो रही हैं, भाषा के आधार पर, ठीक है। अब भाषा का उपयोग देखिए कि भाई भाषा का उपयोग जो है वो क्या होगा, किस तरीके से आप भाषा का उपयोग कर सकते हैं, यूज किस तरीके से होगा आपका, ठीक है। तो भाषा का उपयोग मुख्य रूप से निम्न क्रमों से किया जाता है। कैसे कैसे, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आपका सूचनाओं, समाचार और जानकारी के आदान प्रदान के लिए। ये कोई भी इंफॉर्मेशन है कि भाई अगर आपको कोई एक इंफॉर्मेशन है कि जो इस व्यक्ति तक पहुंचानी है, तो उसके लिए आप किस चीज का यूज करेंगे, तो उसके लिए आप भाषा का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सूचना देनी हो, समाचार हो या फिर कोई जानकारी का आदान प्रदान करना हो, तो भाषा समाज और समुदाय के सदस्यों को जोड़कर सामूहिक शक्ति प्रदान करती है और समुदाय के सदस्यों को एकजुट रखने, सूचनाएं और जानकारी आदान प्रदान करने में भाषा की अहम भूमिका होती है। तो बहुत ही इजीली आपको समझ में आ रहा होगा और इसकी पीडीएफ जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ है, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट है आपका भावनाओं और विचारों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषण के लिए। तो भाषा दो प्रकार से कार्य करती है। वास्तव में भाषा के रूप में मनुष्य के पास वह शक्ति है जो अपने समुदाय के दूसरे सदस्यों के मस्तिष्कों की घटनाओं को अच्छी तरह से व्यक्त कर सकता है। देखो ये एक पावर है,
पावर कैसे है कि भाई अगर आपको किसी भी चीज को बताना है तो आप किसके आधार पर, किसके उससे बता सकते हो, भाषा से बता सकते हो आप, ठीक है। तो भावनाओं को और विचारों को अभिव्यक्त करने का जो सबसे बड़ा साधन है वो क्या है, भाषा है। अब निर्देशों के आदान प्रदान के लिए कि भाई अगर आप जैसे एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हो, आप कुछ भी लिख रहे हो वहाँ पर, ठीक है, या फिर आप कहीं जा रहे हो, आपको कोई भी मतलब जो है निर्देश दिए जाएंगे, इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, तो उसको आदान प्रदान करने के लिए भी हम भाषा का उपयोग करते हैं। अब भाषा का महत्व, कि भाषा का महत्व क्या है, तो देखो भाषा मनुष्य को अन्य पशुओं से अलग करती है। पशु केवल वर्तमान की घटना और आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति के लिए संप्रेषण का उपयोग करते हैं, मनुष्य अपने वर्तमान की ही नहीं बल्कि तत्काल की घटना हो या फिर भविष्य की संभावित घटना हो या संप्रेषण भाषा के माध्यम से करते हैं। यानी कि जो भी घटना हो, चाहे वो आपकी अगर हम बात करें कि वर्तमान की है, चाहे वो आपकी भूतकाल की है, और या फिर आपकी वो भविष्य काल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि किसी भी घटना को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम जो है वो भाषा करती है, तो ये भाषा का एक महत्व है। अब भाषा की विशेषताएं देखिए, भाषा की विशेषताएं लक्षण कह सकते हैं कि भाषा प्रकृति को दो भागों में व्यक्त करती है। अब वो दो भाग कौन कौन से हैं, जो भाषा है वो दो भागों में व्यक्त करती है, नंबर वन, नंबर टू। भाषा की प्रथम प्रकृति क्या कहती है कि सभी भाषाओं के लिए मान्य मान्य होती है, इसे भाषा की सर्वमान्य प्रकृति कहते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वमान्य प्रकृति। और जो दूसरा है आपका दूसरा पॉइंट, वो आपका जो है इसके अंदर ही है कि भाई आपको भाषा के दो भागों में बांटा गया कि भाषा की प्रथम प्रकृति वह है जो सभी भाषाओं के लिए मान्य होती है और इसे भाषा की सर्वमान्य प्रकृति कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए। भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत देखिए यहाँ पर कौन कौन से। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत में सबसे पहला दिया गया है वो क्या है कि भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न मतों का उल्लेख किया है। तो वही बात कि अलग अलग तरीके से अलग अलग विचारक अलग अलग मत देते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो है यहाँ पर मत दिया गया है। तो वो मत क्या है देखिए, दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है कि सिद्धांत को मानने वाले भाषा को ईश्वर की देन मानते हैं। क्या बोलते हैं वो, ईश्वर की देन है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो इस सिद्धांत को मानने वाले भाषा को ईश्वर की देन मानते हैं और इस प्रकार ना तो भाषा को परंपरागत मानते हैं और ना ही मनुष्य द्वारा अर्जित मानते हैं। तो ये दिव्य उत्पत्ति का सिद्धांत बोला गया है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद है धातु सिद्धांत। भाषा की उत्पत्ति संबंधी दूसरा प्रमुख सिद्धांत जो है वो धातु सिद्धांत है। सर्वप्रथम प्लेटो ने इस ओर संकेत किया था कि परंतु इसकी स्पष्ट विवेचना करने का श्रेय जर्मन विद्वान प्रोफेसर हेस को जाता है, ठीक है। और उसके बाद है संकेत सिद्धांत। यह सिद्धांत अधिक लोकप्रिय नहीं हुआ क्योंकि इसका आधार काल्पनिक और व्यय कल्पना पर भी आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार सर्वप्रथम मनुष्य बंदर आदि जानवरों की भांति अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति भावबोधक ध्वनि के अनुकरण पर बनाए होंगे। यानी कि वो क्या करते थे, अपने अपने मतलब भाव प्रकट करते थे, यानी कि अपने जेस्चर पोस्चर के आधार पर ही वो किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया करते थे। अनुकरण सिद्धांत क्या है, अनुकरण का मतलब देखो भाषा से उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई है। इस सिद्धांत के मानने वाले विद्वानों का तर्क है कि मनुष्य ने पहले अपने आसपास के जीवों और पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण किया, उनको समझा और फिर उसी आधार पर शब्दों का निर्माण किया। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो कौवा होता है, ठीक है, कौवा जो होता है वो ध्वनि निकालता है काव काव की, और इसी पक्षी का नाम जो है इसको फिर संस्कृत में काक और हिंदी में कौवा और इंग्लिश में क्रोक बोला गया है। इसी प्रकार बिल्ली को म्याऊं, ठीक है, ध्वनि के आधार पर चीनी भाषा में बिल्ली को म्याऊं कहा जाने लगा। तो यही आपका क्या है, अनुकरण सिद्धांत है। उसके बाद में आता है मनोभाव सूचक सिद्धांत। अब भाषा उत्पत्ति का ये जो सिद्धांत है वो मनुष्य की विभिन्न भावनाओं की सूचक ध्वनि पर आधारित है। प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक मैक्स मूलर ने इसे पू सिद्धांत कहा है। इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य विचारशील होने के साथ साथ भावना प्रधान प्राणी भी है और अपने मन में दुख, हर्ष, आश्चर्य आदि अनेक भाव उठते हैं। वह भावों को विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण के द्वारा प्रकट करता है। जैसे कि प्रसन्न होने पर बोलता ओ वाह, दुखी होने पर बोलता मतलब कभी चोट लग गई है कुछ, आश्चर्य में पड़ने पर अरे ये कैसे हो गया, जैसी ध्वनियों का उच्चारण करता है। और इन्हीं ध्वनियों के आधार पर इस सिद्धांत भाषा की उत्पत्ति का मानता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। और मैंने आपको जैसा कि कहा था कि इस वीडियो के लिए इसके लिए आपकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।